हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम कुछ ऐसी डॉक्ट्राइन्स डिस्कस करेंगे जिसे ऑफन इंटरचेंजेबली यूज कर लिया जाता है, पर इनके मतलब में बहुत डिफरेंस है। तो वील बी डिस्कसिंग व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और इंडिया में क्या यूज होता है, रीसेंट जजमेंट्स क्या रहे हैं, ये सब हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टू अंडरस्टैंड द वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, हमें दो क्वेश्चंस दिमाग में रखने हैं। तो देखिए, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, दोनों ही डॉक्ट्राइन्स का इस्तेमाल हमारा जुडिशरी करता है टू इंटरप्रेट whether the law that is framed by the legislature and the implementation done by the executive is right or not, is constitutional or not। और इसी में जब प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ की डॉक्ट्राइन इस्तेमाल होती है, तो याद रखिएगा आपको यहाँ पर दो क्वेश्चंस को ध्यान में रखना है। दीज आर द टू क्वेश्चंस जो जुडिशरी पूछेगा लेजिस्लेचर से। पहला क्वेश्चन ये होगा कि डू यू हैव द अथॉरिटी टू फ्रेम दिस लॉ, यानी कि जो भी लॉ आपने बनाया है, आर यू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर इट। क्या ये स्टेट लिस्ट का लॉ तो नहीं था जो आपने बना लिया? कहीं ऐसा तो नहीं जो लॉ आपने बनाया वो आपकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में आता ही नहीं था। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी whether you have the authority to frame the law or not। और दूसरा सवाल पूछा जाएगा कि क्या ये लॉ फ्रेम करते वक्त आपने प्रोसीजर फॉलो किया था। अगर वो मनी बिल है तो जो मनी बिल के प्रोविजंस हैं वो फॉलो किए गए थे या नहीं, और अगर वो ऑर्डिनरी बिल है तो क्या ऑर्डिनरी बिल के प्रोविजंस फॉलो किए गए थे या नहीं। और अगर दोनों ही सवालों का जवाब हाँ है तो द कोर्ट विल डेफिनेटली से दैट द law is valid या फिर constitutional। So remember the two questions. One, do you have the authority? Second, did you followed the procedure or not? अब आप यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कहीं भी ये नहीं पूछा गया कि जो लॉ बनाया वो फेयर है या नहीं, वो जस्ट है या नहीं, लॉ बनाते वक्त आपका इंटेंट क्या था। और यही प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ की सबसे बड़ा फ्लॉ है, मेजर फ्लॉ है। वो ये नहीं असेस करता कि क्या पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया वो फेयर है, जस्ट है, कहीं आर्बिट्री तो नहीं। इट इज ओनली कंसर्न्ड विद टू क्वेश्चंस। क्या करेक्ट प्रोसीजर फॉलो किया गया था? आर यू कॉम्पिटेंट इनफ टू फ्रेम दैट लॉ? क्या ये आपकी कॉम्पिटेंसी में आता है या नहीं आता है? Remember, this is what we mean when we say procedure established by law. A law that is valid because you followed the procedure and you also have the authority to make that law. अब देखिए, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इंडिया में इसको लेकर क्या केस लॉज या क्या केस जजमेंट्स रहे हैं। तो प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ को और अच्छे से समझने के लिए हम डिस्कस करते हैं ए के गोपालन केस। तो देखिए, ए के गोपालन जी को प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर जेल में डाल दिया गया, और इनका ये कहना था कि उन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत जेल में इसीलिए डाला गया बिकॉज ही इज फ्रॉम द ऑपोजिशन एंड सरकार की इसमें नीयत खराब है, द इंटेंट इज नॉट राइट एंड ही इज पुट बिहाइंड बार्स ताकि ऑपोजिशन को साफ किया जा सके, ऑपोजिशन को रास्ते से हटाया जा सके। अब देखिए, ये जो पूरा इशू है ये जुडिशरी के पास गया, और जुडिशरी ने वही दो सवाल किए। क्या प्रोसीजर फॉलो किया गया था? क्या आपके पास इनफ अथॉरिटी थी टू यूज प्रिवेंटिव डिटेंशन हियर? दोनों ही सवालों के जवाब आए यस, और इसीलिए कोर्ट ने ये कहा दैट दिस इज कंप्लीटली ओके, योर डिटेंशन इज कंप्लीटली वैलिड बिकॉज वी आर नॉट कंसर्न्ड कि गवर्नमेंट का क्या इंटेंट था क्या नहीं था। इट इज नॉट इन द प्रेरोगेटिव ऑफ द जुडिशरी to question the intent, to question the fairness, or to question whether it was just or not। हमें तो सिर्फ दो सवाल पूछने थे, वो हमने पूछ लिए। यानी कि ए के गोपालन केस में जुडिशरी ने अपहेल्ड किया प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। रिमेंबर, ए के गोपालन केस also established here that Indian Constitution follows procedure established by law। अब हमारे पास सवाल आता है, फिर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है? देखिए, फिर से फर्स्ट टू क्वेश्चंस याद रखिएगा, वही दो क्वेश्चंस फिर से पूछे जाते हैं। डू यू हैव द अथॉरिटी टू फ्रेम द लॉ? आर यू फॉलोइंग द प्रोसीजर टू डू इट? पर यहाँ एक और क्वेश्चन ऐड हो जाता है, और वो क्वेश्चन ये है कि क्या जो लॉ बनाया गया
वो फेयर है, क्या वो जस्ट है, कहीं वो आर्बिट्री तो नहीं। तो रिमेंबर द एडिशन ऑफ दिस थर्ड क्वेश्चन, इस थर्ड क्वेश्चन के जुड़ जाने से प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ कन्वर्ट हो जाता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में, यानी कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फेयरनेस और जस्टिस जो कि प्रिंसिपल्स है नेचुरल जस्टिस के, उनको अकाउंट में लेता है while establishing the validity of the law. This third question changes due procedure established by law into due process of law. इसको और अच्छे से आप इस छोटे से फॉर्मूला से भी समझ सकते हैं. Due process of law is actually equal to procedure established by law and the addition of one more question that the procedure should be fair and just. It should not be arbitrary. तो ये था ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. अब सवाल ये बनता है कि इंडियन स्टोरी क्या है. क्या हम प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ यूज करते हैं, क्या हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यूज करते हैं, क्या हमेशा से हमने एक ही डॉक्ट्राइन को फॉलो किया है. तो देखिए, इसे समझने के लिए हमें थोड़ी सी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में जाना पड़ेगा, पर उससे पहले आई वुड लाइक यू टू टेक नोट ऑफ आर्टिकल 21, क्योंकि आर्टिकल 21 ये कहता है दैट no person shall be deprived of his life or personal liberty except, ध्यान दीजिएगा, according to procedure established by law. मैं ये बात यहाँ पर हाईलाइट इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि according to Indian Constitution the doctrine that is mentioned explicitly clearly is procedure established by law. तो ये बात बिल्कुल सही है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ड्यू प्रोसेस नहीं लिखा हुआ है. एक्सप्लिसिट मेंशन किसका है? प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ. और ये कहां पर हमें देखने को मिलता है? आर्टिकल 21. नाउ थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जब हमारी ड्राफ्टिंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन को बना रही थी तब ये डिबेट हमारे सामने आई थी दैट शुड वी गो फॉर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ. बाय द वे, मैं आपको बता दूं कि मिस्टर B.R. अम्बेडकर ये चाहते थे दैट इंडिया गोज बाय ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ and not by procedure established by law. But हुआ ये कि हमारे जो B.N. राव साहब थे, जिनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग में, वो यूएस विजिट पर गए और एक इम्पॉर्टेंट सवाल लेकर गए कि क्या इंडिया को प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ यूज करना चाहिए या फिर वी शुड गो विद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. तो ये बात उन्होंने जस्टिस फ्रैंकफर्टर के सामने रखी. जस्टिस फ्रैंकफर्टर ने हमें कई सारी जुडिशियल एडवाइसेस, कई सारी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग एडवाइसेस पहले भी रेंडर करी थी और उनसे ये सवाल किया जस्टिस फ्रैंकफर्टर से कि हमें क्या करना चाहिए, व्हाट शुड इंडिया गो विथ. जस्टिस फ्रैंकफर्टर ने हमसे ये कहा कि मेरे हिसाब से यू शुड नॉट यूज द वर्ड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इन योर कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि आप एक नई कंट्री हैं और अगर आपने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल लिया तो जुडिशरी बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगी, बिकॉज इट विल हैव टू एग्जामिन द फेयरनेस ऑफ अ लॉट ऑफ लॉज. इसके साथ साथ आपको इनिशियली जो लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी मेंटेन करनी चाहिए वो आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे. इस एडवाइस को हमने एक्सेप्ट किया और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वर्ड का इस्तेमाल नहीं हुआ, रादर वी वेंट विद प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ. पर सवाल ये बनता है, इज इट द एंड ऑफ द स्टोरी? देखिए, हम कई बार ये सुनते हैं that judiciary comes up with new interpretation of what is written in the constitution, और ऐसा ही कुछ इस मुद्दे में भी हुआ. और यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से सुनना है about the मेनका गांधी केस. तो post the coming of the Indian Constitution and we establishing the procedure established by law doctrine again in the A.K. गोपालन केस, इसके बाद कई सारे केसेस में जुडिशरी ने प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ को अपहोल्ड किया. हालांकि इसकी कुछ लिबरल इंटरप्रिटेशन बैंक नेशनलाइजेशन में भी देखी गई, बट फाइनली इंडिया में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की डॉक्ट्राइन आई विद द कमिंग ऑफ मेनका गांधी केस. तो देखिए, मेनका गांधी के इस केस में ये हुआ कि इन द ईयर 1977 मेनका गांधी जी का जो पासपोर्ट है उसे सीज कर लिया गया था, उसको इम्पाउंड कर लिया गया. एंड द रीजन दैट वाज गिवन वाज इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक, यानी उन्हें ये नहीं बताया गया कि उनका पासपोर्ट क्यों इम्पाउंड किया गया है. ऑफ कोर्स मेनका गांधी ने इसको लेकर एक पिटीशन जो है फाइल किया इन द ईयर 1978. सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आर्टिकल 21 सिर्फ ये नहीं कहता दैट वाइल टेकिंग अवे पर्सनल लिबर्टी
life and personal liberty, we should only be considering procedure established. We must also take care कि क्या ये प्रोसीजर राइट है, क्या ये प्रोसीजर जस्ट है, क्या ये प्रोसीजर फेयर है, कहीं ये आर्बिट्री तो नहीं। और यहाँ पर रूलिंग ये आई कि सिर्फ प्रोसीजर फॉलो करना काफी नहीं है, यू मस्ट ऑल्सो अबाइड बाय जस्टिस, फेयरनेस, एंड इट शुड नॉट बी आर्बिट्री। यानी आप समझ रहे हैं, कोर्ट ने जो रेगुलर फॉर्मेशन थी ऑफ प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, उससे आगे बढ़कर ये कहा कि यहाँ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो नहीं किया गया था। तो दिस इज वेयर इंडियन जुडिशरी upheld or started using the concept of due process of law. मेनका गांधी केस ऑफ 1978। अब सवाल ये बनता है, तो क्या हम इंडिया में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करते हैं या प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ फॉलो करते हैं? कई बार हमें इस बात को लेकर कंफ्यूजन होता है दैट व्हाट इज द वर्डिक्ट फाइनली। तो देखिए, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है ऑन द विजडम ऑफ द जजेस। यानी कि बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं जहां प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ यूज किया गया, और बहुत सारे केसेस ऐसे भी हुए जहां पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किया गया। तो आंसर इस सवाल का ये है कि इंडिया में दोनों ही यूज किए जाते हैं, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ भी और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए हम दो रीसेंट ईयर्स में लिए गए जजमेंट्स को समझते हैं, और आप देखेंगे कैसे एक में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किया गया और एक में प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ को यूज किया गया। सबसे पहले मैं बात करती हूँ राजबाला वर्सेस हरियाणा केस की, और ये बात है 2015 की। तो देखिए, हरियाणा में एक नया एक्ट आया, दैट इज हरियाणा पंचायती राज अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें कई सारे प्रोविजंस डाले गए फॉर यू टू बी एबल टू कंटेस्ट पंचायत इलेक्शंस। इसमें कई सारी बातें की गई दैट यू शुड हैव अ फंक्शनल टॉयलेट एट योर होम, यू शुड हैव अ स्पेसिफाइड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपके सारे इलेक्ट्रिसिटी ड्यूज क्लियर होने चाहिए। अब इस बात को लेकर एक पिटिशन फाइल की गई और ये बोला गया कि हाउ कैन यू प्रिवेंट समबडी फ्रॉम कंटेस्टिंग एन इलेक्शन जिसके पास रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, क्योंकि हर बार आपकी ये चॉइस नहीं होती कि आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लेना चाहें या ना चाहें। यानी देर आर वेरियस वुमेन हु आर लेफ्ट आउट ऑफ द स्कूलिंग सिस्टम, आप तो उनसे राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन छीन रहे हैं। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने यूं इंटरप्रेट करा कि it is completely the choice of the Haryana government to frame this act. It is completely legal, it is completely okay because उन्होंने सारे procedures follow किए हैं। Also, ये उनकी competent authority का part है। ये हमारा काम नहीं है कि हम ये देखें that whether it is just और whether it is fair or not। आप देख रहे हैं कैसे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर यूज किया प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ड्यू प्रोसेस को अकाउंट में नहीं लिया गया अंडर द राजबाला वर्सेस हरियाणा केस, एंड दिस इज 2015। बट एक इंटरेस्टिंग केस दैट इज द रामलीला मैदान इंसिडेंट, और यहाँ पर जन्म हुआ था एक बहुत ही इंटरेस्टिंग राइट का, दैट इज राइट टू स्लीप। तो देखिए, हुआ कुछ यूं, आई एम टॉकिंग अबाउट 2011, 4th of June 2011 टू बी स्पेसिफिक। तो बहुत सारे एज ग्रुप के मेन विमेन दे वर गैदर्ड एट रामलीला मैदान। बोला गया था दैट देयर वुड बी अ योगा ट्रेनिंग कैंप जिसको लीड कर रहे थे बाबा रामदेव। उनके पास प्रायर परमिशन थी टू होल्ड दैट पर्टिकुलर कैंप, टू होल्ड दैट पर्टिकुलर ट्रेनिंग देयर बाय अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, पर उस परमिशन को अचानक से विड्रॉ कर लिया गया और सेक्शन 144 लगा दिया गया। So what happened was there was lathi charge, there was use of tear gas, और reportedly a woman also died during this. Many people वो सो रहे थे, उन्हें उठाया गया, और इस बात को लेकर of course there was a petition in the Supreme Court. अब देखिए यहाँ पर कोर्ट ने क्या कहा। यहाँ पर कोर्ट ने बात करी राइट टू स्लीप की। कोर्ट ने ये कहा कि ये जो आपका राइट टू लाइफ है ना, देखिए कहीं भी लिखा हुआ नहीं है राइट टू स्लीप, और उसका इंटरप्रिटेशन एक्सपैंड करते हुए कोर्ट ने हमें एक नया राइट दिया, दैट इज राइट टू स्लीप। नाउ मेनी मस्ट बी स्माइलिंग एट दिस एंड दे मस्ट बी हैप्पी दैट दे हैव अ राइट टू स्लीप, बट यस, कोर्ट ने ये कहा कि ये एक बायोलॉजिकल नेसेसिटी है। अगर आपको खुश रहना है, आपको अच्छी हेल्थ रखनी है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी रहे, तो इसके लिए सोने का अधिकार सबको होना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी से राइट टू स्लीप ले लेते हैं तो इट इज टॉर्चर, इट इज फिजिकल एंड मेंटल टॉर्चर। सो
व्हाट वाज डन वाज फंडामेंटल राइट्स में राइट टू स्लीप को इनकॉर्पोरेट कर लिया गया। यानी आप देख रहे हैं, हालांकि प्रोसीजर फॉलो किया गया था, हालांकि इट वाज ऑल द राइट ऑफ द अथॉरिटी टू इम्पोज सेक्शन 144, बट यहाँ पर इंटेंट को क्वेश्चन किया गया। ये क्वेश्चन किया गया कि ड्यू प्रोसेस फॉलो किया गया है या नहीं किया गया है। इनफैक्ट आर्टिकल 21 के स्कोप को भी एक्सपैंड किया गया बाय द इंक्लूजन ऑफ राइट टू स्लीप। तो हमने देखा कैसे ये दो जजमेंट्स अलग अलग हैं, कैसे एक में प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ को अहमियत दी गई है और दूसरे में ड्यू प्रोसेस को भी अकाउंट किया। सो आई होप इस वीडियो से आपको डिफरेंस समझ में आया बिटवीन प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चंस, प्लीज लेट me know in the comment box. And if this video was also helpful to you in some ways, do let me know. Thank you and have a good day.